हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति कुमारी। आज हम लोग क्लास 12 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 एनपीयू का नेक्स्ट सेशन देख रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखा था जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में हेल्प करेंगे। इन छोटे छोटे टर्म्स को आपको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डोनेशन, लेगेसीज के बारे में देखा था। आज हम लोग देखते हैं इंडोमेंट फंड क्या है, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स क्या है और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इंडोमेंट फंड यानी कि आधार कोष, वसीयत उपहार से प्राय इस तरह के फंड बनाए जाते हैं, है ना। जब संस्थाओं को, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई बड़ा अमाउंट, फॉर एग्जांपल कोई एसेट खरीदने के लिए मिला, है ना, तो जब वो जो एसेट खरीदने के लिए अमाउंट मिला है तो उस फंड को हम लोग उस समय कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। संस्थाएं वैसे फंड को एक जगह इन्वेस्ट कर देती हैं और वो फंड लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट का शो किया जाता है और उस इन्वेस्टमेंट से जो भी इंटरेस्ट या इनकम होता है ना, जो भी इंटरेस्ट या इनकम होता है उसको इनकम मानते हुए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखाया जाता है। यहाँ पे यही चीज़ आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि जब कोई बड़ी राशि किसी संस्था को किसी संपत्ति खरीदने के लिए दी जाती है तो इसे पूंजीगत आय मानकर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, है ना। लेकिन इसके इंटरेस्ट को अगर हम उस एंडोमेंट फंड को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं और उससे अगर कोई इनकम होता है, इंटरेस्ट के रूप में अगर हमको प्राप्त होता है तो उस इंटरेस्ट को हम क्या मानेंगे? इनकम मानेंगे और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड के इनकम साइड में दिखाएंगे। ये आपको ध्यान देना है। तो इंडोमेंट फंड क्या है? इंडोमेंट फंड एक तरह का आधार कोष है जो फंड का अमाउंट होता है वो स्थिर रहता है ना। फंड का अमाउंट स्थिर रहता है और फंड से जो भी इनकम होते जाता है उस इनकम को इनकम मानते हुए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो किया जाता है और फंड स्थिर रहता है और उस फंड को हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि इंडोमेंट फंड का ट्रीटमेंट क्या है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। अगर किसी संपत्ति को, किसी एसेट्स को हम सेल करते हैं तो ये तो रेवेन्यू नेचर का नहीं है, यानी कि बार बार होने वाला नहीं है ना। एसेट का सेल तो कभी कभार हो सकता है, बार बार नहीं होगा। तो ऐसे भी ये कैपिटल नेचर का है। और ये आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ा था तो हम लोगों ने वहाँ एक चीज़ देखा था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों तरह के इनकम एक्सपेंडिचर का हम लोग एंट्री करते हैं। लेकिन जब इनकम एक्सपेंडिचर हम लोग पढ़े तो इनकम एक्सपेंडिचर में ये बहुत क्लियरली बताया गया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के इनकम और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को हम लोग लिखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात हो रही है कि सेल ऑफ ओल्ड एसेट, तो ये रेवेन्यू नेचर तो नहीं है, ये कैपिटल नेचर है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो एसेट सेल नहीं होगा, है ना। तो इसलिए जब आपको क्वेश्चन में सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स या सेल ऑफ एसेट्स मिले तो आप इसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सेल ऑफ ओल्ड एसेट क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है ना। जब हम संपत्ति को सेल करते हैं तो उससे जो पैसा मिलता है वो कैपिटल नेचर का है, क्योंकि वो बार बार होने वाला नहीं। लेकिन अगर किसी संपत्ति को, अगर किसी एसेट्स को आप प्रॉफिट में सेल करेंगे तो वो जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो करेंगे, ठीक है। और अगर किसी एसेट्स को हम लॉस में सेल करते हैं, है ना, तो उसका जो लॉस होगा उसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में सेल ऑफ एसेट्स मिले तो आपको नहीं लेना है, लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट मिले या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स मिले तो आपको सिर्फ प्रॉफिट या सिर्फ लॉस का लेखा करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, है ना। अगर प्रॉफिट तो इनकम साइड और अगर लॉस तो एक्सपेंडिचर साइड। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास 50,000 की एक मशीनरी है, 50,000 का एक मशीनरी है। इसमें से अब क्वेश्चन में अगर मान लो आपको बोला है कि 50,000 का संपत्ति है, इसमें से 10% एसेट्स को
इसमें से 10% मशीन को सेल किया गया, तो 50,000 का 10% यानी कि 5,000 है ना। 50,000 का 10% कैसे निकलेगा? 50,000 इंटू 10/100, 5,000, यानी कि 5,000 की मशीन को सेल किया जा रहा है। 5,000 की मशीनरी हम सेल कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन में दिया गया है कि 10% तो मशीनरी सेल हो ही रहा है और 5% प्रॉफिट पर सेल हो रहा है। 5% प्रॉफिट पर, है ना, 5% प्रॉफिट पर सेल हो रहा है। तो देखिए 50,000 का 10% 5,000 हो गया। अब इस 5,000 मशीन को हम 5% प्रॉफिट पर सेल कर रहे हैं, तो इसका 5% निकालते हैं, यानी कि 250। देखिए इतना का मशीनरी था और हम प्रॉफिट मेरा कितना है 250, यानी कि टोटल कितना रुपया हम मशीन का ले रहे हैं 5,250। तो ये जो 250 है, ये जो प्रॉफिट अमाउंट है ना, आप इसको कहाँ दिखाएंगे? इनकम साइड में, ठीक है। ये जो 250 है आप इसको इनकम साइड में दिखाएंगे प्रॉफिट वाले अमाउंट को। और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, है ना, इसी केस में अगर बात करें कि अगर आप बैलेंस शीट में बनाएंगे तो अब तो आपके पास 50,000 का मशीन था, उसमें से आपने 5,000 का मशीन निकाल के सेल कर दिया, तो अभी कितना मशीन मात्र बच जाएगा? 50,000 में 5,000 का मशीन तो सेल हो गया, तो 45,000 का मशीन ही आपके पास बचा जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप दिखाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि रिलेटेड एसेट्स के बुक वैल्यू से आप उसको लेस कर देंगे। अगर बुक वैल्यू नहीं है तो सेलिंग प्राइस होगा, आप उससे भी लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ प्रॉफिट था तो हम लोगों ने सेलिंग प्राइस निकाल दिया 5,250 और ये प्रॉफिट के अमाउंट को इनकम साइड में दिखा दिया। और अगर इसी तरह लॉस होता तो हम यहाँ माइनस कर देते, 250 माइनस हो जाता। अगर सेम केस में हम करें तो ये जो 250 है वो माइनस हो जाता और फिर यहाँ पर हो जाता 4,750, ये हो जाता सेलिंग प्राइस, है ना। लेकिन बैलेंस शीट में तो सेम अमाउंट जाता क्योंकि मशीन तो निकल ही चुका, चाहे वो प्रॉफिट में गया चाहे वो लॉस में गया, तो 45,000 ही मशीनरी बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करता। तो बस इसको बताने का, समझाने का एक ही मतलब था कि अगर सेल ऑफ एसेट से आएगा क्वेश्चन में, सेल्स ऑफ एसेट रहे तो आप इसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट रहे या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट रहे तो आप इसको प्रॉफिट हो तो इनकम साइड में और लॉस हो तो एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे और बैलेंस शीट में रिलेटेड एसेट्स के साथ उसको माइनस कर देंगे, है ना। नेक्स्ट हम लोग टर्म्स देखते हैं आजीवन सदस्यता शुल्क। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आजीवन सदस्यता शुल्क मतलब आप अगर एक बार शुल्क दे देते हैं तो वो आपका पूरे जीवन के लिए, पूरे जीवन काल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक शुल्क हो जाता है। हम लोग लिखे भी है कि वह शुल्क जो आलापकारी संस्था अपने सदस्यों द्वारा, ये भी आपको ध्यान देना है कि अपने सदस्यों के द्वारा ही ये शुल्क वसूली जाती है, अपने सदस्यों से पूरे जीवन काल में एक ही बार प्राप्त कर लेती है ना। तो ये जब पूरे जीवन में एक ही बार प्राप्त कर लेती है यानी कि रेकरिंग नेचर का नहीं है, तो ये कैपिटल नेचर का है। और जब कैपिटल नेचर का है तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग दिखाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, जनरली क्वेश्चन में कभी आपको कहीं देखने को मिल सकता है कि लाइफ मेंबरशिप फ़ी का कुछ भाग सब्सक्रिप्शन मान लिया जाता है। तो जब जितना भाग सब्सक्रिप्शन मान लिया जाएगा आप उतने भाग को सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट देंगे, यानी कि इनकम साइड में शो करेंगे। और जो बाकी फीस का, बाकी जो ये लाइफ मेंबरशिप फ़ी का जो बाकी भाग होगा आप उसको पूंजीगत मानते हुए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। तो इस तरह जो बेसिक टर्म्स थे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में यूज़ होने वाले, हम लोगों ने उनको स्टेप बाय स्टेप देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब प्रैक्टिकल कंसेप्ट की ओर चलेंगे, है ना, जिसमें हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन के बारे में, फ़ंड के बारे में देखा है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कंज्यूमेबल गुड्स का कैलकुलेशन कैसे होता है और उसका किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना। और इस तरह से हम लोग फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो, ये सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।